पीपल एज रिसोर्सेज। एज वी नो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमें जनसंख्या को बेनिफिट में बदलना है, ना कि बोझ। दैट मीन्स हमें पॉपुलेशन की एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इन सब के ज़रिए हमें उससे आगे चल के अर्न करवाना है। Here comes the money, 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 इसे ही ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। मीन्स पॉपुलेशन हमारी एसेट है, ना कि लिएबिलिटी। सो हेलो एवरीवन, आज हम 9th इको चैप्टर 2 देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि पीपल एज रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। पीपल एज रिसोर्सेज का यही मतलब है जो पॉपुलेशन अपनी एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स के ज़रिए आगे चल के अर्न करती है, उसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। मार्केट एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ हम अर्न करते हैं, यानी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, मैं फार्मिंग करती हूँ और इसमें जितना भी मुझे अनाज प्राप्त होता है उसको मैं मार्केट में जाके बेच देती हूँ, उससे मुझे प्रॉफिट होगा, यानी मुझे पैसे मिलेंगे, तो इसे मार्केट एक्टिविटी कहा जाएगा। बट अगर मैंने जितना भी अनाज उगाया उसको मैंने घर में ही यूज़ कर लिया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया, तो इससे मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसे नॉन मार्केट एक्टिविटी कहा जाएगा। सिंपल एज दैट कि मार्केट में हम अर्न करते हैं और नॉन मार्केट में हम अर्न नहीं करते हैं। सो मार्केट एक्टिविटी में हम 3 सेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर करना, फिशिंग, डेयरी, माइनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी में मैंने, यानी एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में मैंने शुगर केन उगाया, ठीक है, शुगर केन उगाने के बाद मैंने इसको इंडस्ट्री में भेज दिया शुगर बनने के लिए या जैगरी बनने के लिए, ठीक है। इससे चीनी बनाने के लिए या गुड़ बनाने के लिए हमें इसे इंडस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होंगी, उसके ज़रिए ये बनाया जाएगा, तो इसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है। टर्शरी एक्टिविटी में होता है जैसे हमने सारी चीज़ें बना ली, अब इसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करना है, यानी आपकी जो सारी ग्रॉसरी शॉप्स पे जितने भी सामान पहुँचाए जाते हैं तो वो टर्शरी सेक्टर के ज़रिए आते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट, और इसमें टीचर, डॉक्टर जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं उसे टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा। अब आता है सोसाइटी का परसेप्शन ऑक्यूपेशन को लेके, यानी काम काज को लेके सोसाइटी ने अपना माइंडसेट बना लिया है कि वुमेन्स क्या काम करेंगी और मेल क्या काम करेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादातर शुरू से यही देखते आए हैं कि जो पापा या जो मेल कहीं ना कहीं डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, वो ज़्यादातर बाहर जाके कमाती है और घर में महिलाओं को रखा जाता है ताकि वो बच्चों की टेक केयर कर सकें और घर के जितने भी काम काज है वो कर सकें। लेकिन अब जो है समय बदल रहा है और अब वुमेन्स भी वर्किंग हैं, तो इसी के साथ हमें ये भी समझना होगा कि अब मैन और वुमेन दोनों को हमें इक्वल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऑक्यूपेशन को ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों काम तो अगर देखा जाए बाहर जो शेफ़ होते हैं वो ज़्यादातर मेल होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे वुमेन को उनके काम के ज़रिए ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन को रिसोर्सेज या ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट एजुकेशन, सेकेंड हेल्थ एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट, ओके। एजुकेशन को सबसे पहले अगर हम देखें तो एजुकेशन के लिए हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन के बिना आगे चल के आप कुछ भी अच्छा अर्न नहीं कर सकते, या आप एक अच्छे तरीके से एसेट के रूप में सामने नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बट अभी भी कुछ जगह पर फीमेल का एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है और मेल का एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, यानी लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है ताकि कल को उनकी शादी वगैरह होने में कोई दिक्कत ना हो, वो कमाएंगे तो कहीं ना कहीं दहेज वगैरह भी हम अच्छा मांग पाएंगे। ये सोसाइटी का परसेप्शन बना हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। और फीमेल का एजुकेशन इसीलिए कम है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि हम फीमेल को पढ़ा के क्या करेंगे, आगे चल के इनकी शादी कर देनी है तो हमारा पैसा वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ रूरल एरियाज़ या कुछ बैकवर्ड एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स के एजुकेशन पे प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं। जैसे सबसे पहले आता है सर्व शिक्षा अभियान, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर्व शिक्षा अभियान में आपको ये ध्यान रखना है कि
इसमें 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मिड डे मील। मिड डे मील में आपको पता ही होगा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल के आपने किसी बच्चों को देखा होगा तो उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो भी बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा लोअर क्लास के हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्दी खाना भी स्कूल में प्रोवाइड करवाया जाए। थर्ड आएगा स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है एंड लाडली योजना भी चलाती है, जिससे कि फीमेल्स को प्रमोट किया जा सके। और इसमें एक तो आपने सुना ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी आप कोट करके लिख सकते हैं अपने आंसर में। ओके, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा स्टेट आता है, यानी सबसे पढ़ा लिखा राज्य हमारे इंडिया का कौन सा है, दैट इज़ केरला। ओके, और लोएस्ट कौन सा है, बिहार। सो ये एजुकेशन का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकंड, यानी हेल्थ। हेल्थ भी एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट सारी चीज़ों पे पड़ेगा। यानी आप एक दिन भी देखिएगा आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो आप ना पढ़ पाते हैं, आप ना काम कर पाते हैं। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट सारी चीज़ों पर देखने को मिलता है। दैट्स वाई हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे IMR। IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका ये मतलब है कि जो बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, दैट मीन्स वो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही मर जाते हैं, उसे IMR कहा जाता है। और ये जो IMR रेट है ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बिहार में है। यानी हाईएस्ट रेट IMR का अगर आपसे पूछे कि कहाँ ज़्यादा बच्चे मरते हैं तो ये बिहार में आएगा रेट। ठीक है, और लोएस्ट केरला में है। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्थ रेट क्या होता है। यानी 1 साल के अंदर एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसे बर्थ रेट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, डेथ रेट इसका अपोजिट हो जाएगा। जितने भी लोग 1 साल के अंदर मरते हैं उन्हें डेथ रेट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जो हेल्थ को ठीक करने के लिए या हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं करती है। जैसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट वगैरह में दिक्कत ना हो और उन्हें ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से दी जाए। सेकंड आएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जिससे कि जो लोग प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छी फैसिलिटी मिले। थर्ड, मोहल्ला क्लिनिक भी आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा अलग अलग एरिया में मोहल्ला क्लिनिक को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। फ्री कैंपेन लगाना, ये कोरोना के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हुआ था कि वैक्सीन के लिए फ्री हर जगह पे कैंपेन लगाए गए थे। तो इसके लिए सारे काम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, बेंगलुरु, ये सारे स्टेट्स में हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। थर्ड आता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो काम करने की इच्छा रखता है, यानी वो काम करना चाहता है, वो जॉब भी ढूंढ रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, जो भी रीज़न हो सकता है, तो इसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। यानी एक पर्सन के पास जब जॉब नहीं होती है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 3 तरीके की होती है। सबसे पहला आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसमें एक पर्सन 6 महीने के लिए एम्प्लॉयड रहता है और अगले 6 महीने के लिए उसके पास कोई काम नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर फार्मर्स को कंसिडर किया जाता है कि वो 6 महीने तो खेती कर लेते हैं लेकिन अगले 6 महीने वो कोई और काम ढूंढते हैं या नहीं हो पाता उनसे काम, या कोई काम नहीं होता उनके पास, तो इन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आइसक्रीम वैसे तो कहीं ना कहीं ठंड में भी मिलती है, नो डाउट, लेकिन आपने जो वो देखे होंगे नॉर्मल आइसक्रीम का जो सेल है वो कहीं ना कहीं गर्मी में ज़्यादा होता है। ठीक है, ठंड में उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। और दूसरी आएगी, ठंड में बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे नट्स वगैरह जो मिलते हैं, मूंगफली वगैरह, ये सब ठंड का प्रोडक्शन ज़्यादा है, गर्मी में ज़्यादातर लोग ये सब नहीं खाते हैं, तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है जिसमें एक लैंड है, मान लेते हैं एक लैंड है जिसमें 3 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें 3 लोगों की ज़रूरत है लेकिन इसमें 6 लोग लगे हुए हैं, तो ये जो 3 लोग हैं ये फालतू हैं, यानी इनका होना ना होना बराबर है। ये अगर किसी और सेक्टर में जाके काम करते तो ये अच्छा अर्न कर लेते। तो इन 3 लोगों को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में कहा जाता है, यानी इसे छुपी हुई बेरोज़गारी कहते हैं, कि ये दिखने में तो एम्प्लॉयड लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये अनएम्प्लॉयड हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड आएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पढ़े लिखे बेरोज़गार। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि
बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी जॉब नहीं मिल पाती है ड्यू टू सम रीज़न्स, जैसे गवर्नमेंट की वैकेंसी ही कम है, ठीक है, या कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है कि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कि वो डिग्री लेके भी कहीं न कहीं एम्प्लॉयड नहीं है या उनके पास नौकरी नहीं है, तो उस केस में उन्हें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। सो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो भी चाहिए तो आप उसका नाम लिख के दे सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीक तक या उसके आगे तक ये चैप्टर्स कवर हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।